तो कश्मीर पर केंद्र और कश्मीरी नेताओं के बीच पहले दौर की बातचीत हो गई। मेरी समझ से ये आखिरी बातचीत भी नहीं है। धुंध से निकलने के लिए बातचीत जरूरी होती है, समस्या का हल बातचीत ही है। तो क्या कश्मीर को राज्य का दर्जा दोबारा मिलेगा? इस पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई ठोस कमिटमेंट तो नहीं आया, लेकिन सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने यानी राज्य में चुनाव के संकेत जरूर दिए और उससे भी पहले परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के काम को पूरा करने पर भी जोर दिया, जिसके साथ जम्मू फैक्टर भी जुड़ा है, जिस पर मैं आगे तफसील से बात करूंगा। यानी यूं कह लें कि चुनाव और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ ही जुड़ा है जम्मू कश्मीर राज्य बहाली का दर्जा। फिलहाल आप यूं समझें कि पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर चुनाव और फिर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। 2018 में बीजेपी ने पीडीपी से सपोर्ट वापस लिया था, तब से चुनाव नहीं हुए। तो क्या सरकार राज्य का स्पेशल स्टेटस यानी 370 विवादास्पद 370 बहाल करेगी? ये सवाल दरअसल पार्टियों ने भी मीटिंग में व्यापक तौर पर नहीं उठाया, क्योंकि एक तो ये कि जिस सरकार ने इसे नाक का मुद्दा बनाकर स्पेशल स्टेटस राज्य से छीन लिया, वो भला क्यों ये फैसला वापस लेगी। दूसरा ये कि 370 का मसला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए कश्मीरी नेताओं ने यह जरूर कहा कि उनको 5 अगस्त का सरकार का फैसला मंजूर नहीं, लेकिन वो कोर्ट में 370 के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, स्पेशल स्टेटस वाले मुद्दे पर। तो क्या बातचीत विफल रही? इसका जवाब इतना आसान नहीं, मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि बीते सालों रिश्तों में बर्फ बेशक पड़ी है और उसे पिघलने में टाइम लगेगा। यहां सिर्फ यह कहा जा सकता है कि अब दिल्ली के इरादे और सुर बदले बदले से लग रहे हैं। बहरहाल कश्मीर में सक्रिय पार्टियों के नेताओं के साथ मोदी सरकार की बातचीत का आगाज, उसकी सफलता या आंशिक सफलता पर मैं तफसील से बात करूंगा। बताऊंगा वो कारण जिसने इस बातचीत का माहौल बनाया, या यूं कह लें केंद्र की मोदी सरकार को बाध्य किया कि सरकार को बिना वक्त गंवाए बातचीत का रास्ता खोलना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको यह देखकर ताज्जुब नहीं हुआ कि आखिर सरकार उन्हीं लोगों से बातचीत कर रही थी जिन्हें कभी गैंग का हिस्सा बताया गया? इस ट्वीट करने वाले से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, उनके नाम और काम दोनों से। गुपकर गैंग कौन? वही जिन्हें न्योता देकर दिल्ली बातचीत के लिए बुलाया गया। बातचीत से पहले की प्रधानमंत्री और अमित शाह की यह मुस्कुराती तस्वीर क्या बता रही है कि नेताओं से मिलकर, इस गैंग से मिलकर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री खुश हैं। तो फिर जो गैंग थे जिन्हें देशद्रोही बताया गया, उस अंदाज में उनको संबोधित किया गया कि ये तिरंगे की लाज नहीं रखते ये लोग, उनको अचानक बातचीत के लायक कैसे समझा गया? ये वही लोग हैं जिन्हें कई कई महीने जेलों में रखा गया। राज्य के 3 मुख्यमंत्रियों को जेल में महीनों रखा गया, 7 महीनों से लेकर 14 महीने तक जेल में रखा गया। तब उनसे बातचीत जरूरी नहीं लगी थी। 5 अगस्त 2019 से पहले उन लोगों से बातचीत जरूरी नहीं लगी थी। 5 अगस्त के बाद इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। आज सरकार का मन है कि अब बातचीत होनी चाहिए, इसलिए हाथ जोड़कर दिल्ली में उनका बारातियों की तरह स्वागत किया गया। और आपको तो पता है मोदी जी के मन के आगे किसी की नहीं चलती। तब मोदी जी का मन मचल उठा था और राज्य में इंटरनेट कनेक्शन भी काट दिए गए थे। यानी बड़े मझोले पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दिया गया और लोगों के पास एक दूसरे से संपर्क के कम्युनिकेशन लिंक भी काट दिए गए। यानी दिल्ली ने कश्मीर को खुद से दूर कर लिया, मानो वो अपना नहीं बेगाना हो, बाहरी हो। एक बेमुरव्वत प्रशासन की अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी आलोचना हुई। सवाल उठता है कि गैंग वाले जो लोग हैं, तो उनमें बीते दिनों कोई विशेष तब्दीली आई क्या? जवाब है नहीं, क्योंकि उनकी राजनीति से देश और जम्मू कश्मीर की जनता दोनों वाकिफ है। उनको गैंग बताकर पेश करने के पीछे वही राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक कारण थे
जो 5 अगस्त के फैसले के पीछे थे। तो क्या मोदी जी का हृदय परिवर्तन हुआ? जवाब है हाँ, और ये रातों रात नहीं हुआ, और इसके कारण जितने अंदरूनी हैं उतने डिप्लोमेटिक और बाहरी भी। 5 बड़े कारण हैं, बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुक्ल। मेरा आज का सवाल, क्या कश्मीरी नेताओं से बातचीत की पहल सही दिशा में कदम है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। गुरुवार को मीटिंग के बाद बीजेपी के पूर्व महासचिव और आरएसएस कार्यकर्ता राम माधव ने ट्वीट किया कि यह मीटिंग 3.5 घंटा चली। इससे यही संकेत मिलता है कि मीटिंग सफल रही। लेकिन इसको यूं भी तो देख सकते हैं राम माधव जी कि यह मीटिंग पहले भी तो हो सकती थी। इस मीटिंग में लगभग 2 साल लगे। यही सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है। यह मीटिंग उन्हीं लोगों के साथ हुई जिन्हें देशद्रोही बताया गया, जिन्हें जेल में डाल दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार की कश्मीर नीति भी ढुलमुल है। द गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली क्लूलेस अबाउट इट्स कश्मीर पॉलिसी। बताया गया कि प्रधानमंत्री ने मीटिंग में कहा कि अब दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी पाटी जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा ही चर्चित बयान याद आता है। 18 साल पहले उन्होंने कश्मीर में कहा था कि उनकी सरकार इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत में विश्वास करती है। वाजपेयी के उस बयान में एक फलसफा छुपा था। वाजपेयी के उस बयान ने समय और राजनीति की सीमा को लांघते हुए दिलों को छुआ था, कश्मीर की जनता के दिलों को छुआ था। उसके मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी का ये दिल वाला बयान जुमला टाइप बौना सा लगता है, किसी अपराध का बोध कराता है। अब शख्सियत का फर्क तो पड़ता ही है। तो फिर मोदी जी का मन कैसे बदला? पहला तो ये कि स्पेशल स्टेटस खत्म करने के बाद मोदी सरकार का यह मत था कि अब नए भारत जैसा नया कश्मीर खड़ा किया जाएगा। याद है आपको? कश्मीर में डायनेस्टी के वर्चस्व को तोड़ा जाएगा, यानी अब्दुल्लाओं और मुफ्तियों को दरकिनार करके नेताओं की नई पौध खड़ी की जाएगी, तैयार की जाएगी, जो दिल्ली के राज दरबार के करीब होगी। इसलिए अल्ताफ बुखारी की अगुवाई में पिछले साल मार्च में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नाम से नए दल का गठन हुआ, आपको याद होगा। लेकिन पिछले दिसंबर में होने वाले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव में अपनी पार्टी कोई गोल नहीं खिला पाई, बल्कि लोगों का समर्थन पुरानी पार्टियों जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को लेकर बरकरार था। लोगों की इन दलों से नाराजगी अपनी जगह है, इसमें कोई शक नहीं। यानी मोदी सरकार का पहला सपना तो ऐसे टूटा, जबकि इस बीच सरकार ने राज्य में गवर्नर भी बदला और विकास के लिए पैसा भी झोंका, नई स्कीम का ऐलान भी किया। दूसरा कारण, 5 अगस्त 2019 को अमित शाह ने संसद में अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर एक बात कही थी कि सरकार का मकसद बड़ा साफ है, वो ऐसा क्यों कर रही है। एक तो ये कि इससे आतंकवाद खत्म होगा, वो भी नहीं हुआ। आतंकवाद में कमी तो आई इन 2 सालों में, मगर सरकार ने लोगों पर भी दर्जनों पाबंदियां बैठाई। कोरोना लॉकडाउन के अलावा सुरक्षा के नाम पर लोगों पर पहरा बढ़ा, संचार व्यवस्था ठप कर दी गई, हजारों नेता जेल डाल दिए गए। यानी इसे शांति बहाली तो कतई नहीं कहेंगे। ऐसे में इन्वेस्टर लाने के सरकार के मंसूबों पर भी ठंडा पानी पड़ गया और कोरोना का अपना कहर जो था उसने जो किया सो किया। तीसरा कारण, तब अमित शाह ने यह भी बताया था कि स्पेशल स्टेटस हटेगा तो हम पीओके वापस लेंगे, एक्साइज चिन्ह वापस लेंगे जो पाकिस्तान ने चीन के सुपुर्द कर दिया था। लेकिन यह तो हुआ नहीं। उल्टा पिछले 1 साल से चीन आक्रामक तेवर लेकर लद्दाख में घुसने की हिमाकत कर रहा है। पाकिस्तान और चीन की बढ़ती नजदीकी भी भारत के पक्ष में नहीं है। कहीं एलएसी पर चीन के साथ लफड़ा बढ़ा तो पाकिस्तान एलओसी पर तनातनी बढ़ा सकता है।
यानी दोनों फ्रंट पर भारत एक्सपोज हो सकता है। गौरतलब है कि भारत को लेकर चीन की ये ताजा गुस्ताखी पिछले 1 साल की मोदी सरकार के 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद का डेवलपमेंट है। चौथा कारण, उधर अमेरिका का भी दबाव है। ये ट्रंप वाला अमेरिका तो है नहीं, बल्कि डेमोक्रेटिक बाइडेन वाला अमेरिका है, जो चाहता है भारतीय उपमहाद्वीप में शांति बनी रहे और इसके लिए भारत पाकिस्तान बातचीत करें और कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो। आपको याद हो, अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश जो बालाकोट स्ट्राइक पर मोदी सरकार के साथ थे, वो कश्मीर को लेकर सरकार की आलोचना में उतरे, कश्मीर दौरे पर भी आए। कश्मीरी नेताओं से बातचीत का 5वां कारण पाकिस्तान फैक्टर है। पिछले महीनों भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल बातचीत बढ़ी। पाकिस्तान भी अब 370 वाला राग उस तरह से नहीं आलाप रहा। भारत से बातचीत बढ़ाने के एवज में वो मोदी सरकार से कश्मीर को लेकर कुछ रोड मैप की दरकार रखता है कि आप 370 वापस नहीं ले सकते तो और क्या कर सकते हैं कश्मीर को लेकर, बताइए। क्योंकि पाकिस्तान पर भी अमेरिका का भारी दबाव है कि वो भारत से अपने संबंध सुधारे। अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी पूरी फौज हटाना चाहता है, जो प्रक्रिया पिछले सालों से चली रही है। अफगानिस्तान में तालिबानियों का कब्जा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 38 में से 27 राज्य अब उसके कब्जे में। पाकिस्तान का झुकाव उधर है, वो भारत से अफगानिस्तान में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं चाहता। इसलिए इन सब हालातों के मद्देनजर मोदी सरकार को कश्मीर में बातचीत का रास्ता, बातचीत के लिए ग्राउंड तैयार करना पड़ा, जिससे कश्मीर ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क और अमेरिका को भी सही संदेश जाए। लेकिन यहां पर ठहर कर आपको यह बताना भी जरूरी है कि परिसीमन का मसला पेचीदा होगा। यह एक नए राजनीतिक विवाद का भी कारण बन सकता है। पिछले साल मोदी सरकार ने डीलिमिटेशन कमीशन का गठन किया था जम्मू कश्मीर के लिए। परिसीमन यानी जनसंख्या के आधार पर विधानसभा सीटों के फैलाव को फिर मापा जाएगा, छोटा बड़ा किया जाएगा। कुछ नई सीटें भी जुड़ सकती हैं। यह समझा जा रहा है कि जम्मू की सीटें कम हैं, सरकार परिसीमन करके जम्मू क्षेत्र की सीटें बढ़ा सकती है। क्या ऐसा होगा? क्या इससे राजनीति में भारी फेरबदल आएगा? जम्मू कश्मीर के बीच सीटों का फर्क है। 46 सीटें कश्मीर घाटी में और 37 जम्मू क्षेत्र में है। लेकिन कश्मीर की जनसंख्या भी ज्यादा है। 2011 के सेंसस के हिसाब से कश्मीर की आबादी 68 लाख है और जम्मू की 53 लाख। राज्य में आखिरी डिलिमिटेशन 1994-95 में हुआ था, यानी करीब 25 साल पहले। जम्मू की सीटें 32 से बढ़ाकर 37 कर दी गई थी और कश्मीर की सीटें 42 से बढ़ाकर 46। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ये जो परिसीमन कमीशन बना है, इस कमीशन के एसोसिएट सदस्य हैं, मगर उन्होंने अब तक इसकी बैठक का बहिष्कार किया। इस पर उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं ने कहा कि पूरे देश में परिसीमन 2026 तक पूरा होना है, फिर कश्मीर में ये जल्दबाजी क्यों है? असम में भी तो होना तय हुआ था, वहां क्यों रोका गया? क्या इससे केंद्र सरकार का मकसद हल होगा? लेकिन संशय और भय की स्थिति खत्म करने के लिए बातचीत की किसी भी पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। दोनों तरफ से कोशिश इतनी जरूर होनी चाहिए कि दिल्ली से दूरी और दिल की दूरी दोनों मिटे। लेकिन इसके लिए पहले दिमाग के जाले साफ करने पड़ेंगे और दिल बड़ा करना पड़ेगा। इंसानियत और जमहूरियत दोनों का तकाजा भी यही है। मेरा आज का सवाल, क्या कश्मीरी नेताओं से बातचीत की पहल सही दिशा में कदम है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।